नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं फांसी या उम्र कैद। जी हां, चर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में आज फांसी होगी या उम्र कैद, बस थोड़ी ही देर में आज सजा सुनाई जानी है। इस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील राजीव शंकर द्विवेदी, हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और आज हम इसी पर बहस करेंगे कि किस तरह से फांसी हो सकती है या उम्र कैद। जिस तरह से चर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने थोड़ी देर में ही अभी सजा का ऐलान करने वाली है। तलवार दंपति डासना जेल से गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हां, तलवार दंपति सजा को लेकर बेहद तनाव में है। आज सुबह जेल में नुपुर तलवार की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर की टीम ने नुपुर की जांच की, जिसमें नुपुर तलवार को बीपी बढ़ने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि सोमवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता पिता राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया। इस फैसले के बाद तलवार दंपति को डासना जेल भेज दिया गया। स्पेशल सीबीआई जज श्यामलाल ने तलवार दंपति को हत्या करने और सबूत मिटाने के लिए इंडियन पिनल कोड की धारा 302 और 201 34 के तहत दोषी माना है। साथ ही कोर्ट ने राजेश तलवार को झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए धारा 203 के तहत भी दोषी करार दिया है। तो आज हम पूरे इस मसले पर बात करेंगे। सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज की तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब डासना जेल से गाजियाबाद के सीबीआई की विशेष अदालत की ओर नुपुर तलवार और राजेश तलवार को ले जाया जा रहा था। आज सुबह खबर भी आई कि नुपुर तलवार की तबीयत खराब हुई, बिगड़ी है, बीपी की उन्हें प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। बस थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान किया जाएगा। कल दोषी करार दे दिए गए हैं और उसके बाद से काफी प्रेशर में है, तनाव बहुत है तलवार दंपति के ऊपर। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट के वकील राजीव शंकर द्विवेदी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ आज सज़ा में अधिकतम से अधिकतम सज़ा जो हो सकती है वो क्या हो सकती है और कम से कम अगर सज़ा मिलेगी तो क्या मिलेगी। सबसे पहले राजीव जी आपसे जानना चाहेंगे कि सज़ा पर बहस क्या क्या वजह रहेगी कि बहस होगी? सीबीआई कैपिटल पनिशमेंट डिमांड करेगी तभी बहस होगी? देखिए, ऐसा है कि 302 जो प्रावधान है उसके अंदर 2 सजा का प्रावधान है जी। मैक्सिमम है कैपिटल पनिशमेंट, मिनिमम है लाइफ सेंटेंस। अगर सीबीआई कैपिटल पनिशमेंट इसमें डिमांड करती है जी। तो उनको वो सारे तथ्य दिखलाने होंगे कि किस तरह से ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में लाने के और जितने भी यार्डिस्टिक्स हैं वो सारे उनको शो करने होंगे कि कैसे ये केस इन सारे यार्डिस्टिक्स को शो कर रहा है और उन सारे यार्डिस्टिक में आने के कारण इसमें जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर सीबीआई कहती है कि नहीं वो इनके लिए केवल उम्र कैद की सज़ा की मांग करती है तो वो तो चूँकि इसमें मिनिमम पनिशमेंट है इसलिए उसमें कोई बहस की आवश्यकता नहीं होगी। फिर उसके बाद अपना कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। राजीव जी, जिस तरह से अभी तक डिटेल्स तो निकल कर सामने नहीं आए हैं कि डिटेल्स क्या हैं जो दोषी करार दिए गए हैं उसे किस ग्राउंड्स पर दिया गया है, लेकिन हम अगर बात करें जो अभी तक खबर छन कर आ रही है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य को सीबीआई ने जो सामने रखा है जिसे आधार मानकर दोषी करार दिए गए हैं, क्या इतने वो जो साक्ष्य हैं वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए डिमांड कर सकती है सीबीआई उन साक्ष्य के आधार पर? देखिए, आमतौर पे परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर जो भी कन्विक्शन होते हैं उसमें कैपिटल पनिशमेंट की संभावना बहुत ही क्षीण होती है जी। क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट के केसेस में जैसा सुप्रीम कोर्ट ने जो यार्डिस्टिक बनाए हुए हैं जी। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस उनके कई यार्डिस्टिक में से एक यार्डिस्टिक है जी। इस केस को बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहा जा सकता है क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि माँ बाप ने अपने बच्चे का मर्डर किया और वो एक इस तरह से उसमें कोर्ट ने इस चीज़ के लिए माँ बाप को दोषी बिल्कुल वो पाया। तो लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे यार्डिस्टिक होते हैं जिनको सीबीआई को साबित करना होगा अगर उन्हें कैपिटल पनिशमेंट को डिमांड करने की बात आई। इसके अलावा जो परिस्थितिजन्य
साक्ष्य वाले जी। जो भी केसेस होते हैं उनमें एक तो बिल्कुल एक चेन ऑफ इवेंट्स होता है, उसके हर लिंक को इस्टेब्लिश करना होता है जी। और साथ ही साथ ये भी इस्टेब्लिश करना होता है कि हर लिंक के जो फैक्ट हैं उसका सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन संभव होना चाहिए, जो और वो इंटरप्रिटेशन उस पर्टिकुलर आदमी को दोषी करार करता हो। इन सारे लिंक में अगर एक भी लिंक कमज़ोर हुआ, एक भी लिंक में एक से अधिक इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश बैठी, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो ढह जाएगा और ये जो है इस केस को साबित नहीं किया जा सकता है। जी। इसीलिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के केसेस बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अगर इनके सारे चेन ऑफ इवेंट्स में से एक भी लिंक कमजोर हुआ तो ये सारा केस जो है वो अपने आप बिल्कुल, समाप्त अगर हो कड़ी जाएगा। से कड़ी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो जो कड़ी कमजोर पड़ेगी तो उसके ग्राउंड पर बेनिफिट्स ऑफ डाउट मिल सकता है, लेकिन दोषी करार अभी दे दिए गए हैं और कोर्ट ने ये भी कहा है, जो अपने जजमेंट सुनाई है उसमें ये बात कही गई है कि माता पिता संरक्षक होते हैं और इस तरह से अब क्योंकि दोषी करार दे दिए गए हैं तो उस ग्राउंड पे क्या कैपिटल पनिशमेंट डिमांड कर सकती है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि सीबीआई कैपिटल पनिशमेंट साक्ष्यों के आधार पर ही डिमांड कर सकती है, लेकिन खुद जब कोर्ट मान रहे हैं कि संरक्षक होते हैं माता पिता और उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं रहती है, तो क्या ये काफी होगा कैपिटल पनिशमेंट डिमांड करने के लिए? नहीं, कैपिटल पनिशमेंट के लिए सिर्फ एक ये ग्राउंड बिल्कुल ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है जिसमें सारे यार डिस्ट्रिक्ट को फिर से रीडिफाइन किया गया है, उसमें जो जितने सारे फैक्टर्स हैं उसके अंदर करीब 6-7 फैक्टर्स हैं जिनको वो कंसीडर करना होगा। नेगेटिव्स एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। जी। सारे नेगेटिव्स 100% नेगेटिव रहें, सारे पॉजिटिव 100% पॉजिटिव रहें। अगर 1% का भी अंतर आता है तो उन्हें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। जी। तो कैपिटल पनिशमेंट की जो है उसको उस हद तक स्ट्रिंजेंट बनाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिस्थितिजन्य केस में कैपिटल पनिशमेंट की स्थिति इसमें आती हुई मुझे दिख रही है। राजीव जी, अगर उम्र कैद दे दी जाती है, आज सजा का ऐलान होता है और उम्र कैद दे दी जाती है और सीबीआई अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड नहीं करती है, तो बहस तो आज नहीं होगी सजा पर? नहीं होनी चाहिए जी। अगर हाईकोर्ट जाने की बात है, जैसा कि तलवार दंपति के जो वकील है उनका कहना था कि हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे, किस ग्राउंड पर? देखिए, हाईकोर्ट जाने की फिर मैंने कहा कि जो बात आएगी फिर कहीं आएगी, परिस्थितिजन्य सबूतों की बात आएगी। बहुत से ग्राउंड्स हैं जिसमें जो कड़ी कहाँ कमजोर लग रही है राजीव जी? देखिए, कड़ी जो एक तो पहले सारी कड़ी को देखना होगा जी। कि उसमें से किस किस कड़ी से इसको जोड़ा गया है। जी। जो ब्रॉडली बात निकल के आई है, जो मैंने न्यूज़पेपर में देखा और अलग अलग टीवी चैनलों में जो जी। अपना सुना, वो ये आ रही है कि 4 लोग घर में थे, उनमें से दो जो मरे हुए मिले। जी। तो अब ये जो 2 आदमी बचे हैं उन्हें बताना होगा कि आखिर वहाँ क्या हुआ जी। जिससे वो लोग मरे गए। जी। सीबीआई ने अपने इस पक्ष को साबित करने के लिए जो मेड थी उसका एविडेंस कराया। जी। फिर ये भी एविडेंस आ रहे हैं कि पूरे घर को बिल्कुल क्लिनिकली उसको साफ किया गया। जी। जो डेड बॉडी थे उसे क्लीन किया गया, उसके ऊपर से एक बिल्कुल वाइट शीट जो है बिछाया गया। जिस तरह से ये बात आ रही है कि दीवार पे खून के छींटे आ रहे हैं, लेकिन जो बेड पर जो खिलौना रखा हुआ है उस पर खून बिल्कुल का अपना कोई भी दाग नहीं आ रहा है। जी। लेकिन इस तरह से आप अगर दूसरे पक्ष को आप अगर देखें तो उनका भी कहना है कि ये सारे सर्कमस्टांसेस जो आ रहा है उसमें कई जगह बहुत से लूप होल्स जो है जो कहानी जो सीबीआई ने बताई है, बचाव पक्ष का कहना है राजीव जी कि कहानी जो सीबीआई कह रही है वो अगर कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो फैक्ट्स नहीं दे पा रही है, सिर्फ ये कहानी है, अंदाजा लगाया जा सकता है, कोई भी चश्मदीद नहीं है, गवाह नहीं है सीबीआई के पास। तो क्या इस ग्राउंड पर हाईकोर्ट में ये केस टिक पाएगा ज़्यादा देर के लिए? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है और अपील का आउटकम स्पेकुलेट करने की चीज़ नहीं होती है जी। लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे कि जो सिर्फ कड़ी से कड़ी मिलाने की बात नहीं है जी। कड़ी के हर लिंक को अनइक्विवोकली इसको डायरेक्ट इसको ये साबित करना चाहिए कि इसी आदमी ने ये अपराध किया है। ये जो एक हाइपोथेसिस जो एक अपना क्रिएट होता है कि ये एक अपराध हुआ, इस आदमी ने किया, तो जितने भी लिंक हैं सारे लिंक अनइक्विवोकली उसी एक आदमी की तरफ इंगित करें, तभी जाके इससे ये साबित होगा। ये जो
जजमेंट्स के द्वारा जो यार्डिस्टिक है वो सब बिल्कुल अपना क्लियर हैं। जी। तो अब इन यार्डिस्टिक पे ये जजमेंट कितनी पूरी तरह खरा उतरता है, ये तो फिर हाईकोर्ट में ये अपना देखा जाएगा। बिल्कुल राजीव जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन इस वक्त हम गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट के बाहर से हमारे जो सहयोगी हैं गोपाल कृष्ण, उनका रुख करेंगे। इस वक्त थोड़ी देर में ही सजा का ऐलान होना है। गोपाल, इस वक्त वहां पे स्थिति क्या है, क्या अपडेट है, जानना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की स्थिति के बारे में जहाँ तक मैं बता दूँ, यहाँ की स्थिति सभी में यही उत्सुकता है कि अदालत में सजा पर जब बहस शुरू हो रही है तो क्या कुछ सजा की मांग की जा रही है। सब यही जानने के लिए परेशान नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सीबीआई जो है अधिक से अधिक सजा की मांग करें। लेकिन कानून के जानकार जो हैं उनमें यह चर्चा जरूर देखने को मिल रहा है कि यह अधिक यानी कि कैपिटल पनिशमेंट का मामला नहीं बनता है। बहुत हो सकता है तो अदालत जो है इसमें उम्र कैद तक की सजा सुना सकती है। देखना होगा कि अदालत में जब बहस होगी तो दोनों ओर से यानी कि सीबीआई को वकील और बचाव पक्ष वकील की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जा रही है। गोपाल, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? सीबीआई के वकील के से बातचीत क्या हो पाई है? क्या कैपिटल पनिशमेंट डिमांड कर सकती है सीबीआई? उन्होंने कहा था कि जब 2 बजे जब मामले की सुनवाई होगी तो उस दौरान वह अपने जो है इसको सोचेंगे और उस समय कोशिश करेंगे कि अदालत से जो है कैपिटल पनिशमेंट की मांग करें। लेकिन देखना होगा कि क्या वह कैपिटल पनिशमेंट की मांग कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोषी करार दिया है। उससे यानी कि उस आधार पर देखा जाए तो अगर कैपिटल पनिशमेंट होता है तो बहुत मुश्किल होगा सीबीआई के लिए हाई कोर्ट में इसे साबित कर पाना। जी गोपाल, 2 बजे का वक्त दिया गया था, 2 बजे से ऊपर का वक्त हो रहा है। इस वक्त जानना चाहेंगे किस तरह की हलचल वहां आप देख पा रहे हैं और सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात हैं? देखिए, सुरक्षा कल जिस तरीके की पूरी सुरक्षा पूरे अदालत परिसर को छावनी में तब्दील कर दी गई थी, आज भी कुछ उसी तरीके का नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के पूरे अदालत परिसर को सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया, चाक चौबंद कर दिया गया है। 2 बजे के आसपास तलवार दंपति को अदालत में पेश किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत में उनको पेश किया जा चुका है। अब बहस शुरू होने ही वाली है। देखना होगा कि जब बहस शुरू होगी तो सबसे पहले सीबीआई के वकील अपने ओर से दलील पेश करेंगे और जो सजा का प्रावधान है उसको मांग करेंगे। उसके बाद अगर कैपिटल पनिशमेंट की मांग करते हैं तो फिर उस पर बहस शुरू होगी कि आखिर किस तरीके से जघन्यतम श्रेणी में आता है। उसके बाद बचाव पक्ष वकील जो है वह कोशिश शुरू करेंगे अपनी दलील, वह मिनिमम पनिशमेंट की मांग कर सकते हैं। गोपाल, आप क्योंकि केस को कवर कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि इस दौरान रिपोर्टिंग के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया कि ये जो केस है पूरा, बचाव पक्ष के वकील जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी मिलाने की जो बात है, सीबीआई जो साक्ष्य पेश की है कड़ी से कड़ी नहीं मिल रही है, बचाव पक्ष के वकील का कहना है। किस ग्राउंड पर हाईकोर्ट मूव कर सकते हैं वो लोग? क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हम उनसे ये जानना चाहेंगे तो क्या लूपहोल्स हैं जिसके तहत या क्या ग्राउंड्स होंगे जिसके तहत हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे? गोपाल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, जहां तक ग्राउंड का सवाल है तो सबसे पहले यह कह सकते हैं कि इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कोई भी डायरेक्ट सबूत नहीं मिले हुए हैं कि हत्यारा यही है। इस मामले में सीबीआई की जो सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस है उस आधार पर और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सीबीआई मांग कर रही है। कड़ी दर कड़ी जो है लार्ज सीन एविडेंस नहीं जुड़ता है। सबसे बड़ी बात है इसमें हथियार नहीं बरामद किए गए हैं अभी तक, जबकि किसी भी कोई भी हत्या होता है तो जिस हथियार से हत्या की जाती है वह हथियार बरामद करना बहुत जरूरी होता है। यह सीबीआई कह सकती है कि आरोपी के साथ अंतिम बार देखा गया था तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरुषि की हत्या हुई थी तो माँ बाप ही घर में रह सकते हैं, तो यह आश्चर्य की इसमें बात नहीं हो सकती है। यह भी कह सकते हैं कि यह आवेश में आकर हत्या हुई है, इसमें कोई सुनियोजित ढंग से या सोची समझी साजिश नहीं थी। ये तमाम दलीलें दे सकते हैं, देखना होगा और यही ग्राउंड बना करके वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी गोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट राजीव शंकर द्विवेदी मौजूद हैं,
सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया, चश्मदीद गवाह नहीं है सीबीआई के पास। हत्या किसने की ये डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात मोटिव, और तीसरी बात अगर हम बात करें तो हथियार कहाँ है। क्या ये ग्राउंड्स काफ़ी होंगे? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही मोटिव की। एक इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप लेने का क्या इंस्टेंट मोटिव हो सकता था जी, ये अभी तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ शायद नहीं कोई अपना कर पाया, क्योंकि जहाँ तक इन दोनों का सवाल है, जो चार लोग में से 2 मर गए, 2 बचे, उन्होंने अपनी तरफ से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। जी, तो क्या मोटिव हो सकता है? जो भी मोटिव की बातें आ रही हैं वो सारी की सारी बातें एक आकलन के दायरे में हैं। कंक्रीट बात कुछ भी नहीं आया, कंक्रीट मोटिव कुछ भी निकल कर नहीं आया। दूसरी बात आ रही है आवेश की बात। तो क्या आवेश इस हद तक था कि एक आदमी को मारा, उसके बाद से दूसरे आदमी को भी मारा, और क्या फिर उस हद तक के आवेश को उसे अपना जस्टिफाई किया जा सकता है? लेकिन इसके बावजूद भी चश्मदीद गवाह कुछ भी नहीं है। जो भी एविडेंसेस हैं वो सर्कमस्टेंशियल हैं, लिंक किया जा रहा है। कोर्ट ने बहुत सारे फैक्ट्स को एड्यूस किया है कि इस तरह की बात है तो उस पर ये बात रही होगी। अब इस तरह के एड्यूस करने के पॉइंट क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कितने अलाउड हैं, कितने कोर्ट उनके ऊपर रिलाई कर सकता है, और उनके ऊपर रिलाई करके, क्योंकि राजेश जी ये भी बात उठ रही है कि जजमेंट जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आके दिया गया है। हालांकि जजमेंट पर हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन ये कहना है माता पिता का, आरुषि के माता पिता का कहना है कि जजमेंट प्रेशर में आके दिया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए, जो जस्टिस एस लाल हैं, उनका बहुत ही अच्छा एक अपना कैरियर रहा है, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छे जज के नाम पे के तौर पे उनका कैरियर रहा है। और इस तरह की प्रेशर की बात, ये तो मतलब कोई भी आदमी जो केस हारता है क्लाइंट, तो वो पहला जवाब होता है कि भाई ये जजमेंट एक अपना प्रेशर में आके दिया गया। तो मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई भी बात है। जो जजमेंट जो भी दिया गया है, एक जज ने अपने भी विवेक से सारे तथ्यों को अच्छे से समझ के सोच के अपना जजमेंट दिया। इसमें इस तरह की कोई भी बात जो है ये अच्छी नहीं होती है। लेकिन राजीव जी, जो अभी भी कड़ी है पूरी तरह से सुलझी हुई नहीं है। सीबीआई भी बार बार जो बात कह रही है वो सिर्फ जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं जो वहां पर देखा गया, उसके बाद ये कहानी बताई गई, और आरोपी मानकर ही ये जो कार्रवाई की गई। दोबारा सीबीआई ने जब जांच की तो ये पूरी जांच की कार्रवाई जो थी आरोपी मानकर ही की जा रही थी, किसी और एंगल को तलाशा ही नहीं गया। नहीं, आप इसको देखेंगे तो ये सारा केस अब कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले यूपी पुलिस ने का जो सबसे पहला रिएक्शन था वो ये था कि इसके फादर ने इसकी हत्या की है जी। उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन हुए। फिर हुआ कि कुछ नौकरों की बात आई। फिर सबसे पहले दिन जो हुआ, जिस दिन नौकर का डेड बॉडी जिस दिन नहीं मिला था, उस दिन बात यही हुई थी कि नौकर नहीं मारा है। जब दूसरे दिन जब नौकर का डेड बॉडी मिला तो फिर अब यूपी पुलिस ने कहा कि जो लड़की के जो फादर हैं उसका इसमें हाथ है। फिर और भी कुछ लोग के हाथ आए। फिर जो है जांच अपना सीबीआई को दिया गया। सीबीआई ने एक अपना क्लोजर रिपोर्ट लगाया, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट के साथ ही सीबीआई ने उसमें इतने सारे पॉइंट रखे हुए थे कि जो उस वक्त जज थी जस्टिस प्रीति, उन्होंने इस चीज़ को क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट में समझा जाए, और उसके बेसिस पे ट्रायल स्टार्ट हुआ। ट्रायल के क्रम में सीबीआई इतने सबूत देने में सक्षम रही, उन्होंने सारे चेन और इवेंट्स को ट्रायल कोर्ट के सामने कंक्लूसिवली प्रूव किया। राजीव जी, समझने की कोशिश करेंगे, ये जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई द्वारा लगाई गई उसी को चार्जशीट मान लिया गया। आखिर उसमें ऐसा क्या कुछ देख लिया गया कि चार्जशीट मान ली गई, बल्कि सीबीआई अपनी तरफ से